है कि कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का चुनावी भाषण और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, राहुल जी का चुनावी भाषण उठाकर देख ले। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम आत्मीयता की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। इस समाज में नफरत फैलाने का, मंच से खुलेआम लोगों के कपड़ों से पहचाने जाने का, शमशान कब्रिस्तान करने का, मुजरा मंगलसूत्र करने का काम इस देश में किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने। तो वैमनस्यता कौन फैलाता है? ध्रुवीकरण कौन करता है? असलियत यह है कि प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर जो आक्षेप लगते हैं, उनको लगता है वो दूसरों पर लगा सकते हैं। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने किया है। इस देश को जोड़ने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री एक शब्द की बात करना छोड़ दें, और वो है करप्शन। भ्रष्टाचार का भ, करप्शन का सी ना बोला करें वो, क्योंकि असलियत यह है कि इस देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लूट और प्लंडर इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उन्होंने लिया, उन कंपनीज से लिया जहां पर गोरख धंधा चल रहा था, रेड कराने का, चंदा दो धंधा लो चला रहे थे, उन कंपनी से लिया जो गोकशी करती थी। बात करते हैं गौ माता की, तो प्रधानमंत्री जी प्लीज इस करप्शन की बात मत करें। प्रधानमंत्री जी उन सब लोगों के साथ आज गले डाल में हाथ डालकर खड़े हुए जिनको वो कभी भ्रष्टाचारी कहते थे। अपनी वॉशिंग मशीन में धुल धुल कर लोगों को, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको ज्वाइन करा। प्रधानमंत्री इस तरह की बातें ना करें। अब 11 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, ये झुंझुना कब तक बजाएगा? किसी ने कुछ किया है तो डालिए लोगों को जेल में, करिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई। एक कन्विक्शन का केस नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं वो बहक गए हैं। प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि आप हरियाणा भले जीत गए हो, और हम आकलन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सीटों से अनियमितताओं की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में करारी हार मिली है। आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या मिथ्या नहीं फैलाई थी। आपने जम्मू कश्मीर में एक फर्जी शांति की बात करी थी। असलियत यह है कि 26 आतंकी हमले पिछले 110 दिन में वहां पर हुए हैं। असलियत यह है कि कश्मीर और जम्मू में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रोपोर्शनली अगर आप सीट को देखिए, जम्मू में भी तो उनकी सीट्स एक्चुअली पहले से कम हुई है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, उसके बावजूद उनका नंबर वो रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री पूरी पिक्चर नहीं देखते हैं और प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में पीछे बैठने लगे थे, एलईडी बंद हो गया था। कल प्रधानमंत्री जी आगे आ गए, एलईडी जल गया। लेकिन ये कोई नहीं भूला है कि 2019 में प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 18 रैली करी थी, 2024 में उन्होंने 4 रैली करी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मोदी जी को दूर रख रही है चुनाव प्रचार से? क्योंकि उनके रहते हुए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं है, लोग परेशान और नाराज तो मोदी जी से हैं। इसलिए क्या उनको इस बार हरियाणा ने दूर रखा और उसका फायदा उनको मिला? ये भी सवाल पूछना चाहिए। मतलब आपका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर जीतती है वहां पर जनता अच्छी है, और जहां पर वो हारती है, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में, जनता को मूर्ख बता दिया जाएगा, जनता को लोगों ने बरगला दिया जनता को। अरे जनता हर जगह समझदार है, जनता सब समझती है। इसी जनता ने आपको अब गठबंधन की सरकार चलाने पर मजबूर किया। तो जनता के विवेक पर सवाल मत उठाइए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप इतने अच्छे हैं तो आप करवा दीजिए जातिगत जनगणना। आप क्यों नहीं करा रहे हैं जातिगत जनगणना? आप कराइए जातिगत जनगणना। आप लैटरल एंट्री लेकर आए जिसने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी, जिसने आरक्षण को ताक पे रखा। आपके मुख्यमंत्री यूपी में पाए गए जिन्होंने पिछड़ों का जो शिक्षक भर्ती था उसमें घोटाला हुआ। ये किससे छुपी बात है कि आपके लोग लगातार संविधान को बदलने की, खत्म करने की, आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे आपके नेता हो। तो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर आप इतने हिमायती हैं तो करा दीजिए जातिगत जनगणना, फिर देखते हैं हम क्या होगा। आप विमेंस रिजर्वेशन बिल का एक फर्जी बिल लेकर आए जो अभी मिलेगा भी नहीं 2034 तक। उस बिल में आपने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? दीजिए वहां पर आरक्षण। प्रधानमंत्री मोदी की दिक्कत यह है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मेरा अपना मानना है बीजेपी को ना अपने शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। जिनको आप इमेच्योर कह रहे हैं, उसने और इंडिया ब्लॉक ने मिलकर आपको बैसाखियों के सहारे आज खड़ा कर दिया है। जब उसने संविधान उठा लिया था तो आपके पास छुपने की जगह नहीं थी। जब उसने संविधान उठा लिया तो 400 पार के नारे के बावजूद आप 240 पर आकर गिर गए। तो इस तरह की बातें मत कीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने आपकी हमेशा कलई खोली है, आगे भी खोलते रहेंगे। मेरा अपना मानना है जो अनियमितताएं कई क्षेत्रों से सामने आई हैं उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति को भी अपने वोट का संशय है तो उसके संशय को दूर करने के काम के लिए ही चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करके किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूं, लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं कि ये इंडिया गठबंधन की मजबूती, इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि नरेंद्र मोदी आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उस इंडिया गठबंधन की ताकत थी जिसका एक बहुत अहम हिस्सा कांग्रेस पार्टी है। आपने जिन पार्टियों का नाम लिया वो भी उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। उनके ऊपर मैं टिप्पणी करूं, फिर मीडिया उसको रिपोर्ट करे, इसको मैं कोई बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। हमारे आपसी संवाद होते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे से बात करता है और जहां कहीं भी इश्यूज को आयरन आउट करने की जरूरत होगी हम वो कर लेंगे, लेकिन कोई इस मुगालते में ना रहे। और इसलिए ना रहे, खासतौर से बीजेपी और उनके जो चरण चुंबक अधिकांश मीडिया के लोग हैं, इसलिए ना रहे क्योंकि ये इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि 400 पार के नारे के बावजूद नरेंद्र मोदी जी आज 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और जब गठबंधन वाले साथी चाहते हैं उनसे वो चीजें कराई जाती हैं। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है, ये इंडिया ब्लॉक की ताकत है कि हमने खड़े होकर उनसे यू टर्न वक्फ बोर्ड पे करवाया बिल पर, उनसे यू टर्न ब्रॉडकास्ट बिल पे कराया, उनसे यू टर्न लैटरल एंट्री पे कराया, उनसे यू टर्न इंडेक्सेशन पे कराया। हम उनको ऐसा कोई काम नहीं करने देंगे जो जन विरोधी है। ये संयुक्त इंडिया गठबंधन की ताकत है और इसको नकारने का काम बीजेपी बिल्कुल न करे। लोकतंत्र होने में क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता लोकतंत्र होने में कोई बुराई है। लोकतंत्र की पहली परिभाषा यह है कि आपके घर में, आपके संस्था में, आपके परिवार में, आपके पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत लोकतंत्र आपको इंडिया गठबंधन में दिख रहा है तो इसमें कौन सी बात है? ऐसे तो चिराग पासवान जी कहते हैं अगर वो कभी कुछ करेंगे मैं छोड़ दूंगा, तो क्या ये बीजेपी के विरोध बात कर रहे हैं? उनकी अपनी सांसद हत्यारा बलात्कारी बुलाती हैं, उनकी अपनी सांसद कहती हैं कि सिस्टम इतना खराब है, उनकी पिक्चर को परमिशन नहीं मिल रही, तो क्या ये लोकतांत्रिक नहीं है? ये भी लोकतंत्र है और ये भी लोकतंत्र है। मुझे लगता है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए पहले पार्टी और गठबंधन में लोकतंत्र होना चाहिए। देखिए, हम मोदी जी की तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में यकीन नहीं करते जो काम वो करते हैं, इसलिए उनको ये यकीन ही नहीं हो सकता कि आपसी लोकतंत्र भी हो सकता है। और आपसी लोकतंत्र हमको और मजबूत बनाता है, हमको और सुदृढ़ बनाता है और हमें और एक दूसरे के करीब लाता है। धन्यवाद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।